हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर कंपलसरी सब्जेक्ट से संबंधित है। इस वीडियो में मैं आपको कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन, हिंदी में कहेंगे समकालीन भारत और शिक्षा, इससे संबंधित इसकी पढ़ाई स्टार्ट की जा रही है आज से। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो था, मैंने आपको उसमें ये बताया है कि आपको इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, तो आप वो वीडियो भी अच्छे से देख लीजिएगा। और ये दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों या फिर इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का, वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और मेडिवियल पीरियड। तो वैदिक पीरियड को हिंदी में वैदिक काल बोलते हैं, जो रहा 600 ईसा पूर्व वर्ष से पहले, इंग्लिश में बिफोर 600 बिफोर क्राइस्ट। बुद्धिस्ट पीरियड यानी कि बौद्ध काल रहा आपका 600 बिफोर क्राइस्ट टू 1200 एडी। और जो आपका मेडिवल पीरियड रहा, मुस्लिम पीरियड, हिंदी में कहेंगे मध्यकालीन या फिर मुस्लिम काल, ये रहा 1200 एडी टू 1800 एडी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको सिर्फ इनको लर्न कर लेना है। अगर एग्जाम में आप कोई आंसर लिखते हैं तो आपको ये भी मेंशन कर देना है। अब आगे देखिए, तो अब हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वैदिक पीरियड, या फिर उसे हम एंशियंट एजुकेशन भी बोलेंगे, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेंगे। पहले हम उसके बारे में देख लेंगे कि क्या होता है वैदिक एजुकेशन, या फिर हिंदी में वैदिक काल। तो आप यहाँ पर समझिए, द एजुकेशन सिस्टम विच वॉज इवोल्व first in ancient India is known as the Vedic system of education. In other words, the ancient system of education were based on Vedas and therefore it was given the name of Vedic educational system. तो ये टोटली वेदों पर डिपेंड था, इसमें वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था, वेदों से ही संबंधित सारी चीज़ें समझाई जाती थी, इसलिए इसका नाम वैदिक काल पड़ गया। Some scholars have subdivided Vedic educational period into Rigved period, Brahmani period, Upanishad period, Sutra period, Smriti period, etc. But all these periods, due to predominance of the Vedas, there was no change in the aims and ideals of education. That is why the education of these period is studied under Vedic period. Okay. अब इसी को आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझिए। प्राचीन भारत में जो शिक्षा प्रणाली पहले विकसित की गई थी, उसे शिक्षा की वैदिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा की प्राचीन प्रणाली वेदों पर आधारित थी और इसलिए इसे वैदिक शैक्षणिक प्रणाली का नाम दिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था ये टोटली सब वेदों पर डिपेंड था। कुछ विद्वानों ने वैदिक शैक्षिक काल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे ऋग्वैदिक काल, ब्राह्मणी काल, उपनिषद काल, सूत्र काल, स्मृति काल आदि में विभाजित कर दिया। लेकिन इन सभी काल में वेदों की प्रधानता के कारण, तो वेद सब में आ रहे हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद सब में आ रहे हैं, तो शिक्षा के उद्देश्य और आदर्शों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मतलब जैसे इसमें एजुकेशन दी जाती थी, इनमें सब में सेम तरह से एजुकेशन दी जाती थी, इसलिए इन कालों की शिक्षा का अध्ययन वैदिक काल के अंतर्गत किया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करेंगे तो आपको साथ साथ ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आपके पास एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो ही अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दे पाएंगे। तो देखिए, इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। According to Dr. Altekar, the objectives of education in Vedic period were worship of God, a feeling for religion, fulfillment of public and civic duties, an increase in social efficiency, protection and propagation of national culture. हिंदी में देखिए, डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य जहाँ ईश्वर की पूजा, सार्वजनिक और नागरिक कर्तव्यों की पूर्णता के लिए एक भावना, सामाजिक दक्षता में वृद्धि और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार है। सेकेंड डेफिनेशन देखिए,
According to F.W. Thomas, there has been no country except India where the love of learning has so early an origin or has exercised so lasting and powerful influence. F.W. थॉमस के अनुसार भारत को छोड़कर कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ सीखने की या ज्ञान प्राप्त करने की उत्पत्ति इतनी जल्दी हुई हो या इसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव छोड़ा हो। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सीखने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता रही है शुरू से ही, और लर्निंग पावर बहुत ही तेज़ रही है, तीव्र रही है। लास्ट देखिए, वैदिक एजुकेशन इज़ द एजुकेशन ऑफ वेदास। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एजुकेशन वॉज डिवाइडेड इंटू टू काइंड्स सच एज वर्ल्डली नॉलेज education and other worldly knowledge education. The worldly education deals with the social aspect of life. Vedic education aimed at proper and all-round development of humanity. वैदिक शिक्षा वेदों की शिक्षा है। वैदिक काल के दौरान शिक्षा दो प्रकारों में विभाजित थी, जैसे कि यह सांसारिक ज्ञान शिक्षा और अन्य सांसारिक ज्ञान शिक्षा। यह सांसारिक शिक्षा जीवन के सामाजिक पहलू से संबंधित थी। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य मानवता के समुचित और सर्वांगीण विकास से है। तो वैदिक शिक्षा इस तरह से दी जाती थी कि मनुष्य का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता था, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब इसमें टोटली बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। अब आगे देखिए, अब वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली कैसी थी? एजुकेशन सिस्टम इन वैदिक पीरियड। तो देखिए, वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली किस तरह से शुरू होती थी? तो सबसे पहले होता था उपनयन संस्कार। वैदिक काल में बालक के विद्यादान का प्रारंभ इस संस्कार से होता था। जब बच्चे पढ़ने लायक हो जाते थे, उस उम्र में पहुंच जाते थे, तो उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। उसके बाद ही वो आगे पढ़ने के लिए भेजे जाते थे। उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना, अतः बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था। तो उपनयन संस्कार में क्या होता था? इस संस्कार के अंतर्गत बालक सर्वप्रथम गुरु के दर्शन करता था एवं तात्कालिक गुरुजन बालक की योग्यता और सद्गुणों को परखते थे और अपना निर्णय देते थे। ओके, और इसी संस्कार के साथ बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर जाता था, और जब तक उसकी पढ़ाई रहती थी तब तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था और इसका पूरा ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करता था। इंग्लिश में देखिए, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड चिल्ड्रंस लर्निंग बिगेन विद दिस राइट। इस संस्कार के साथ शुरू होती थी। द वर्ड उपनयन मीन्स लेडिंग नियर और टू टेक नियर। So taking the child to the teacher is called उपनयन संस्कार। Enter to ब्रह्मचर्य आश्रम, तो अभी बताया मैंने। इसके साथ ही छात्र या छात्राओं को उस समय नहीं था इस तरह से फैसिलिटी, तो छात्र इसमें प्रवेश कर जाते थे। देखिए, दूसरा संस्कार होता था जो कि उपनयन संस्कार के साथ ही शुरू हो जाता था। उसमें तो आपको गुरु के नज़दीक ले जाया जाता था। उसके बाद होता था आपका जो स्टूडेंट का विद्यारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में प्रवेश करता था। जो छात्र होता था वो गुरुकुल में प्रवेश करता था। प्रवेश के उपरांत जिस दिन बालक की शिक्षा आरंभ होती थी, प्रवेश लेने के बाद जिस दिन उसकी पढ़ाई स्टार्ट होती थी, उस दिन उसका विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। और ये आयु 5 वर्ष से शुरू होता था और 5 वर्ष से 24 वर्ष तक छात्र अपनी शिक्षा के अंतर्गत ही रहता था ब्रह्मचर्य आश्रम में। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश में, आफ्टर उपनयन संस्कार द चाइल्ड एंटर द गुरुकुल। द डेट चाइल्ड्स एजुकेशन स्टार्टेड आफ्टर एडमिशन द विद्या आरंभ राइट परफॉर्म्ड ऑन दैट डे। तो ये एज 5 ईयर से ही विद्या आरंभ संस्कार शुरू हो जाता था, 5 साल की उम्र से ही। थर्ड देखिए, ये होता था समावर्तन संस्कार। यह संस्कार बालकों की शिक्षा पूर्ण होने के बाद किया जाता था। जैसे कि
जब वो उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो उनके तब ये संस्कार किया जाता था। जैसे कि आजकल स्कूल कॉलेजेस में फेयरवेल होता है, ये उसी टाइप से होता था। तो गुरु विदाई देते थे स्टूडेंट्स को, तो शिक्षा पूर्ण होने के बाद किया जाता था। इसके बाद वे पुनः अपने घर आ जाते थे और ये आयु 25 वर्ष में होता था। दिस राइट इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, आफ्टर विच दे कम बैक टू देयर होम एज 25 ईयर्स। ओके, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक एजुकेशन या फिर वैदिक एजुकेशन की, वैदिक शिक्षा की विशेषताएं। तो इसकी क्या विशेषताएं थी? यहाँ पर फ्री एजुकेशन मिलती थी। एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वॉज कम्प्लीटली फ्री, यह पूरी तरह से फ्री। तो जो वैदिक शिक्षा की विशेषताएं थी, यहाँ पर निशुल्क शिक्षा मिलती थी। वैदिक काल में शिक्षा पूरी तरह से निशुल्क थी। यहाँ पर अभी टीचर्स को और जो ये कहाँ से इनकी पूर्ति होती थी, अगर ये वहाँ पर निशुल्क शिक्षा होती थी तो देखिए राजा महाराजा और बड़े बड़े लोग जो होते थे वो यहाँ पर दान करते थे और छात्रों में भी भिक्षा मांग के लाते थे। उस समय ये रूल था, भिक्षा मांग के लाते थे। तो इस तरह से ये सोर्सेस थे उनकी इनकम के। नो स्टेट कंट्रोल ऑन एजुकेशन, रूलर्स ऑफ द कंट्री हैड वेरी लिटिल डायरेक्टली टू विद एजुकेशन, इट वॉज प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द पीपल मैनेज्ड बाय ब्राह्मण्स। देखिए शिक्षा पर कोई भी राज्य नियंत्रण नहीं था। देश के शासकों का शिक्षा से बहुत कम संबंध था, वो इसमें इंटरफेयर नहीं करते थे। यह जनता का निजी मामला था जिसका प्रबंध ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखिए, हाई स्टेटस ऑफ टीचर्स। टीचर्स वर हाईली ऑनर्ड बाय इवन, यहाँ पर देखिए आपको इवन बाय किंग्स लिख देना। टीचर्स वर हाईली ऑनर्ड इवन बाय किंग्स। शिक्षक का उच्च स्थान, शिक्षकों को सबसे उच्च स्थान दिया जाता था। यहाँ तक कि राजा भी बहुत सम्मान करते थे शिक्षकों का। शिक्षक का स्थान सबसे ऊंचा होता था। राजाओं द्वारा भी शिक्षकों को सम्मानित श्रेणी में रखा जाता था। किंग्स रोज फ्रॉम थ्रोन्स टू रिसीव ग्रेट टीचर्स सच एज नारद, वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। तो जो राजा थे वो अपनी गद्दी से खड़े हो जाते थे टीचर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए, जैसे नारद जी को, वशिष्ठ को और विश्वामित्र को। ओके, अब अगली कैरेक्टरिस्टिक देखिए, टीचर्स एज पेरेंट्स। तो देखिए टीचर्स बिहेव्ड एज पेरेंट्स टू देयर पुपिल्स। टीचर्स बिहेव्ड एज पेरेंट टू देयर पुपिल्स एंड पुपिल्स बिहेव्ड एज मेंबर्स ऑफ द टीचर्स फैमिली। द एटीट्यूड ऑफ द पुपिल वॉज टू बी वन ऑफ कंप्लीट सबमिशन। ये आपको लिखना है जो मैं बोल रही हूँ, फिर से मैं बोलती हूँ। टीचर्स बिहेव्ड एज पेरेंट to their pupils and pupil behaved as members of the teacher's family. The attitude of the pupil was to be one of complete submission. हिंदी में देखिए, माता पिता के रूप में शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ माता पिता जैसा व्यवहार करते थे और विद्यार्थी भी शिक्षकों के साथ अपने फैमिली मेंबर की तरह उनके साथ व्यवहार करते थे, जैसे वो उनके फैमिली के ही कोई मेंबर हो, फैमिली के ही सदस्य हों। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेट, आगे देखिए, सोर्स ऑफ इनकम। तो इनकी इनकम सोर्स क्या होती थी? अभी मैंने आपको बताया था कि इनको आय कहाँ से प्राप्त होती, आय के स्रोत क्या थे? बाय किंग्स, एम्परर्स, एज लैंड, ग्रेन्स, एनिमल्स, क्लोथ्स, मनी एक्सेट्रा। तो राजाओं द्वारा दान दिया जाता था या इनको तोहफा दिया जाता था। तो ज़मीन दी जाती थी, अनाज दिया जाता था। जहाँ पे वो आश्रम बने होते थे वो ज़मीन भी राजा महाराजाओं द्वारा ही दी जाती थी, क्योंकि राजा महाराजाओं के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ते थे। एनिमल्स दिए जाते थे, क्लोथ्स, मनी और बहुत सारी चीज़ें दी जाती थी। और साथ साथ में छात्र को भी छात्र भी भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। वहाँ से भी वो खाने की चीज़ें, कपड़े, बर्तन, ये सब भिक्षा में ग्रहण करके लाते थे।
हिंदी में देखिए राजाओं द्वारा दान, जमीन, अनाज, कपड़े, बर्तन, पैसा इत्यादि। करिकुलम, द सब्जेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस वेरिड अकॉर्डिंग टू द वोकेशन नीड्स ऑफ डिफरेंट कास्ट। जो इसका पाठ्यक्रम होता था अलग अलग जातियों की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार होता था। तो जैसे आप इंग्लिश में लिखिए द सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर सब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग वेरिड अकॉर्डिंग टू द वोकेशनल नीड्स ऑफ द डिफरेंट कास्ट फ्रॉम वेदास एंड वेदांग्स इन केस ऑफ ब्राह्मण्स, टू द आर्ट ऑफ वारफेयर इन द केस ऑफ क्षत्रियास, एंड टू एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन केस ऑफ वैश्यास। तो देखिए जो जो अलग जाति होती थी उस तरह से ही उनका पाठ्यक्रम रखा जाता था। हिंदी में समझ लीजिए। तो जो क्षत्रिय होते थे उनको युद्ध कला के लिए उनका पाठ्यक्रम होता था, उसमें वो चीज़ें सिखाई जाती थी। और कृषि और व्यापार, कला और शिल्प के लिए ब्राह्मणों के मामले में वेदों और वेदांगों से अलग अलग जातियों के हिसाब से इनको ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी। जो वैश्य होते थे उनका व्यापार जैसे कृषि और व्यापार, कला और शिल्प इन सब से संबंधित था। नेक्स्ट देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण की विधि कैसी थी? रेसिटेशन एंड रिपीटेशन। देन हियर इज रेसिटेशन बाय टीचर एंड रिपीटेशन बाय pupil or students. Questioning by pupil or student. Okay. Teacher pupil discussion. Discussion between teacher and the pupil or student. तो यहाँ पर शिक्षण की विधि होती थी पढ़ाना और पुनरावृत्ति करना। तो टीचर पढ़ाते थे और बच्चे पुनरावृत्ति करते थे, जो टीचर बोलते थे उसको ही वो फिर से रिपीट करते थे। शिष्य द्वारा सवाल पूछना, शिष्य द्वारा सवाल पूछे जाते थे, उनका जवाब टीचर्स द्वारा दिया जाता था। शिक्षक छात्र चर्चा, शिक्षक और छात्र आपस में चर्चा करते थे, डिस्कशन करते थे। नेक्स्ट देखिए, अब और कैरेक्टरिस्टिक हैं। देखिए इसमें ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन जितनी मैंने आपको पढ़ा रही हूँ मैं ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगी। आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो देखिए यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन को हिंदी में कहते हैं आत्म नियंत्रण और स्व अनुशासन। तो देखिए इट वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट डिसिप्लिन, इसको एक बेस्ट डिसिप्लिन या बेस्ट अनुशासन कहा गया है। देखिए कहीं कहीं हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो ये इट इज़ द बेस्ट डिसिप्लिन। तो यहाँ पर क्या होता था, कभी कभी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड दे दी जाती थी, जिसके थोड़ा सा अगेंस्ट भी चीज़ें कही गई हैं। यहाँ पर जो पनिशमेंट थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती थी। 9th देखिए, वाइड स्प्रेड एजुकेशन ऑफ वुमेन। गर्ल्स वर फ्री टू स्टडी वेदास, वेदांगास एंड अदर सब्जेक्ट्स। यहाँ पर गर्ल्स फ्री थी, लड़कियों को भी वेद, वेदांग और अन्य विषय पढ़ने की स्वतंत्रता थी। तो देखिए बाद के मुकाबले जो बाद में वुमेन की जो स्थिति रही है, लेकिन वैदिक पीरियड में वुमेन की स्थिति बहुत अच्छी थी। वहाँ पर वुमेन्स को पढ़ने की पूरी छूट थी। वो लोग वेद का उनको पूरा ज्ञान होता था। वो सारी चीज़ें, कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी तरह की चीज़ें वो पढ़ना चाहती थी वो पढ़ सकती थी। तो उस समय पे जो वुमेन्स होती थी उनकी कंडीशंस काफ़ी अच्छी थी। तो महिलाओं की व्यापक प्रसार शिक्षा। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर ये भी है, देखिए ये अपने भाइयों के साथ भी यहाँ पर पढ़ाई कर सकती थी। ओके। फिर मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा। तो वैदिक काल में मॉरल एजुकेशन यानी कि नैतिक शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को रटाया नहीं जाता था, चीज़ों को समझाया जाता था, रियलाइज़ कराया जाता था। उनको मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा दी जाती थी कि किस तरह से हमें समाज में बिहेव करना है, किस तरह किसी के साथ हमें रहना है, इन सब की शिक्षा वहाँ पर दी जाती। बाकी मॉरल एजुकेशन आप सभी समझते ही हैं, इसमें क्या क्या आपको समझाया जाता है। बड़ों की रिस्पेक्ट करना,
छोटों की रिस्पेक्ट करना, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझाई जाती हैं। 11th देखिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड लिविंग सिस्टम इन गुरुकुल्स। गुरुकुल में रहने की उचित व्यवस्था और वातावरण। ओके, तो यहाँ पर क्या था, गुरुकुल में बहुत ही बच्चों को रहने के लिए उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट वहाँ पर दिया जाता था, बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट होता था, उचित व्यवस्था की जाती थी। एक तरह से हॉस्टल सिस्टम पूरा होता था गुरुकुल में, और बच्चों के लिए हर तरह की सुविधाएं वहाँ पर प्रोवाइड की जाती थी। जो टीचर्स और स्टूडेंट होते थे वो फैमिली मेम्बर्स की तरह रहते थे, वहाँ पर साथ में रहते थे, और उनको हर तरह की ज्ञान की प्राप्ति कराई जाती थी। सिर्फ चीज़ों को रटाया नहीं जाता था, सिर्फ लर्निंग ही वहाँ पर ज़रूरी नहीं थी, सब चीज़ें उनको अच्छे से सिखाई जाती थी। तो यहाँ पर देखिए, जो टीचर्स थे, जो गुरु थे, उनके कुछ ड्यूटीज़ भी थी, उनके कर्तव्य थे। अध्यापन कराना, छात्रों के लिए भोजन की तैयारी कराना, वस्त्र आदि की व्यवस्था करना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना आदि। तो गुरु शिष्य संबंधों को विकसित करने में गुरुकुल प्रणाली का विशेष योगदान रहा है। गुरु एवं शिष्य एक ही परिसर में रहते थे, यानी कि एक साथ रहते थे। गुरु छात्रों की प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखते थे। दोनों में पारस्परिक स्नेह, श्रद्धा के भावों का पूर्ण विकास इस काल में देखने को मिलता है। तो शिक्षक एवं छात्र के संपूर्ण स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ थे, और उनके भावी जीवन में भी ऐसे ही बने रहते थे। मतलब उन पर इतना इन्फ्लुएंस रहता था इन चीज़ों का कि आगे जाकर भी वो अपने शिक्षक की उतनी ही इज्जत, उतनी ही रिस्पेक्ट करते थे। तो ये थी हमारी वीडियो। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक काल के उद्देश्य, वैदिक काल शिक्षा के उद्देश्य, या फिर एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।